Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashutosh Agarwal and I welcome you all in the CFA Level 1 summary video series. So in the previous video, we have done reading number 28 which was all about the income statement analysis and उससे पहले जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने बात किया था कि एनालिसिस करना है किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है जिसके अंदर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इशू किए गए हैं उनको देखते हैं बाहर की इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं and उसको भी एनालाइज करते हैं उसके बाद देन वी हैव स्टार्टेड विद द इनकम स्टेटमेंट बोले तो पी एंड एल अकाउंट में पढ़ा पी एंड एल अकाउंट को कैसे एनालाइज करना है रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है हमने पी एंड एल बनाया पी एंड एल में सबसे पहले हमने अपना सेल को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है सेल को कैसे वैल्यू करना है कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा वो सब हमने देखा उसका हमने परचेज या एक्सपेंसेस का देखा फिर नेट इनकम का देखा तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन किया रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने के बाद हमने 5 स्टेप प्रोसेस डिस्कस किया 5 स्टेप प्रोसेस में हमने बात की कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इन डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होती है ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटर्मिनेशन करना एलोकेशन करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में एंड जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो दो तरीके से हो सकती है तो पॉइंट इन टाइम या सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन 3 कंडीशन आप डिसाइड करोगे कि सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है या नहीं है 3 कंडीशन क्या थी बोले तो जैसे जैसे सप्लायर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या गुड सप्लाई कर रहा है वैसे वैसे उसका बेनिफिट उठा पा रहे हो या फिर जो सप्लायर है जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है वो ऑलरेडी आपके कंट्रोल में है लास्ट था कि कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है प्लस साथ में यहाँ पे एक एंड का एक जो था मेन इंपॉर्टेंट रोल था कि एंड साथ में आपके पास सप्लायर के पास एक ऐसी राइट है कि जितना वो काम कर चुका है उतनी उसको पेमेंट मिलनी चाहिए ही चाहिए देन वी हैव बिल एंड होल सेल्स हमने देख लिया था डिस्क्लोजर हमने करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर देन एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज करना है मैचिंग प्रिंसिपल था कैपिटलाइजेशन था पीरियड कॉस्ट अगर कैपिटलाइज करते हैं ओवर एक्सपेंसिंग तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है सो वी हैव स्टडीड दिस ब्यूटीफुल एक बार इस वीडियो को जरूर देखना वापस से कि ये टेबल हमने कैसे देखी है इसको एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस तरह की टेबल को पूछा बहुत इजीली जा सकता है कैपिटलाइज इंटरेस्ट कैसे करना है यूएस गैप क्या बोलता है आईएफआरएस कैसे बोलता है कि कैश फ्लो फ्रॉम यूएस गैप बोलता है कि कोई भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो अगर वो कैपिटलाइज नहीं हुआ है तो वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब चाहे वो मैं डिवेंचर्स के ऊपर जो मैंने डिवेंचर्स इशू किए थे अगर मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो वो तब भी यूएस गैप क्या बोलता है विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग वो ये बोलता है कि आपको सीएफओ में लेके जाना ही जाना है बट आईएफआरएस बोलता है कि टू बी मोर लॉजिकल वापिस से देखते हैं कि अगर सीएफओ है तो सीएफओ में जाओ और अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लगता है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको क्लासिफाई करो then we have talked about the interest coverage ratio before adjustment and after adjustment then R&D expenditure जो research and development expenditure होता है R&D expenditure में development expenditure जो आपने किया है वो capitalize किया जा सकता है it can be capitalized it will not always be capitalized it may be capitalized depending upon the certain requirements जो मैंने in short यहाँ पे brief में cover की थी but वो चीज हम आगे future readings में भी cover करने वाले हैं उसके बाद हम अगर P&L से हटाने होंगे तो क्या चीजें करनी है bad debt and warranty expense and non recurring item जो होते हैं जैसे unusual infrequent items या discontinued operation की कैसे रिपोर्टिंग होती है वो हमने चेक किया था अगर अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज कर रहे हो या प्राइवेट एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली काम करना पड़ेगा बट अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज कर रहे हो अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज इज जस्ट लाइक अ नियर बेसिक जजमेंट चेंज जिसे बोलते हैं वो आपको प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट अगर आप करोगे तो भी चल जाएगा देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द अर्निंग पर शेयर जो कि बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है अपने आप में अर्निंग पर शेयर और उससे ज्यादा और ब्यूटीफुल टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोले तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स या नॉर्मल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज हम मंथ बेसिस पे काम करते हैं अगर आपने जो शेयर इशू किए हैं डेट ऑफ इशुएंस से आएंगे अगर आपने रीएक्वायर किए तो उसी रीएक्विजिशन से उनका इफेक्ट हटाया जाएगा अगर आपने परचेज किए हैं कोई एसेट और आपने उसके बदले क्या किए उसके बदले शेयर्स इशू किए हैं तो जिस दिन आपने एसेट परचेज किया उसी दिन से आपका वो आ जाएगा और जब स्टॉक स्प्लिट की बात करते हैं या स्टॉक डिविडेंड की बात करते हैं तो ये बोलता है कि जिस दिन आपके शेयर आउटस्टैंडिंग थे उस इशुएंस यानी जो उस दिन वो इवेंट घटा है क्या इवेंट घटा है क्या इवेंट हुआ है हमारा स्टॉक स्प्लिट हो गई है स्टॉक डिविडेंड मिला है जिस दिन वो इशू हुआ है जो जिस दिन वो जो भी इवेंट है डिविडेंड का स्टॉक स्प्लिट का जिस दिन वो उससे पहले जितने भी शेयर थे सब पे ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको चाहे वो ओपनिंग था चाहे वो बीच में इशुएंस था या एसेट के लिए परचेज था या एक्विजिशन था जो भी था व्हाटएवर द केसेस आपको सबके ऊपर इसका इफेक्ट डालना पड़ेगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोलता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर यानी कि कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं आपके पास खाली इक्विटी शेयर्स नहीं है आपके पास दूसरी सिक्योरिटीज भी हैं जो इन फ्यूचर उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तो आपकी बेसिक ईपीएस जो आपने कंप्यूट की है वो कम हो सकती है यानी कहीं ना कहीं जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं
नुकसान हो सकता है, so that is being डाइल्यूट हो सकता है उनका स्टेक। जो भी वो 2.5 रुपये फॉर एग्जांपल ईपीएस, बेसिक ईपीएस था 2.5 रुपये जो वो एंजॉय कर रहे थे पर शेयर 2.5 रुपीज, वो कल के दिन 2.4 या 2.3 रह जाएगा, क्योंकि आपका स्टेक डाइल्यूट हो गया है। वो होती है डाइल्यूटिव सिक्योरिटी की, जब आपका इंक्रीज जो ईपीएस है बेसिक ईपीएस होगा वो रिडक्शन हो जाए। अगर ईपीएस रिडक्शन नहीं हो रहा तो हम उसको बोलते हैं कि वो एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज इंक्रीजिंग द ईपीएस इफ कन्वर्टेड आर एक्सक्लूडेड, आप उनको इंक्लूड नहीं करोगे। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा न्यूमरेटर के अंदर। न्यूमरेटर के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड आप एड बैक कर देते हो। कन्वर्टेबल डिबेंचर इंटरेस्ट पे जो आपने पे किया, इंटरेस्ट दैट इज आफ्टर टैक्स, ये आपकी इनकम है जो बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स तो आपका जो एक्सपेंस आप एंजॉय कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम से वो टैक्स जो आप एंजॉय कर रहे थे बेनिफिट इंटरेस्ट की वजह से वो फोरगो होने वाला है, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सो आइडियली बेसिकली इतना ही नेट इनकम होगा, क्योंकि जो इंक्रीज होगा इनकम में जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट के हटने से, इंक्रीज इनकम में होने की वजह से आपका टैक्स एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा, तो नेट इनकम आपकी खाली इतने से ही इंक्रीज हो पाएगी। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएंगे, उसका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो आपके कन्वर्ट हुए डिबेंचर्स आ जाएंगे यहाँ पे। प्लस अगर स्टॉक ऑप्शन से भी आए, स्टॉक ऑप्शन से जो आता है ये अभी देखते हैं, स्टॉक ऑप्शन से बिल्कुल नेट आते हैं यहाँ पे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक और बॉन्ड्स का आ गया। पर शेयर इंपैक्ट भी आप कंप्यूट कर सकते हो, रादर देन कैलकुलेटिंग ईच एवरी रेशो। एक एक रेशो निकालने से अच्छा जिस तरीके से एक एक रेशो यहाँ पर निकालेंगे, अगर बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ रही है तो ठीक है, एंटी डाइल्यूटिव उसको इंक्लूड नहीं करना। अगर बेसिक ईपीएस से कम आ रहा है तो भैया डाइल्यूटिव उसको इंक्लूड करना है। आप पर शेयर इंपैक्ट भी निकाल सकते हैं। पर शेयर इंपैक्ट कैसे निकालते हैं कि कितने अर्निंग इंक्रीज होगी कन्वर्जन के बाद, डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। स्टॉक ऑप्शन और वारंट्स के अंदर हम बोलते हैं कि अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस, अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस कम है, अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस कम है एवरेज मार्केट प्राइस से, एवरेज मार्केट प्राइस से, तो वो आपकी एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटी नहीं है, वो डाइल्यूटिव सिक्योरिटी है, उसको आपको इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ट्रेजरी मेथड हम यूज करते हैं, जिसको हम फॉर्मूले के अगर थ्रू समझे, सो एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन द एवरेज मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस जो उनके पास थे, वारंट्स थे, उसके बेसिस पे यहाँ पे आ जाएगा। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट देखा था, पी एंड एल स्टेटमेंट हमने बेसिकली देखा था। पी एंड एल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, जो भी सारे लाइन आइटम्स हैं उनको एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू जो हम दिखाते हैं और एनालाइज करते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे कितना कितना परसेंट जा रहा है। लेकिन जो टैक्स की अमाउंट है वो सेल्स आएगी, नो, टैक्स की अमाउंट जो आपकी आएगी, टैक्स एक्सपेंस आएगा, वो आपका प्री टैक्स इनकम के परसेंटेज में आने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीडिंग नंबर 28 जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। एक बार हमने क्विक रिकैप कर लिया ताकि एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार ब्रश अप हो जाए वापस से कि हमने क्या क्या देखा था। अब हम बात करते हैं, पी एंड एल तो देख लिया सर, अब बात करते हैं बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करनी है। वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है जितना पहले वाली वीडियो थी, बट हाँ ये अच्छा टॉपिक है। एक बार हमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया नया है। स्टार्ट करें, चलो जी। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट मुझे कैसे एनालाइज करनी है। बैलेंस शीट बोले तो बैलेंस शीट कैसी दिखती है सर, बैलेंस शीट कैसी दिखती है, बैलेंस शीट आपको इस तरीके से दिखती है जिसके अंदर आपके नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं, नॉन करंट एसेट के बाद करंट एसेट आ जाते हैं, नॉन करंट एसेट के अंदर आपके जो टेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, उसके बाद आपके इंटेंजिबल एसेट भी आ जाते हैं, करंट एसेट आ जाएंगे। इधर आपकी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी और आपकी इक्विटी आ जाएगी, और ये बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। सो दिस इज हाउ द बैलेंस शीट लुक्स लाइक। अब इसको एनालाइज कैसे करना है, एनालाइज करने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आइटम है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टूडिंग के अंदर, वो है आपकी इंटेंजिबल एसेट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इंटेंजिबल एसेट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, इंटेंजिबल एसेट जिनका कोई भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं होता है, सब्सटेंस नहीं होता, बेसिकली दे आर नॉट इन फिजिकल सब्सटेंस। नॉन मॉनेटरी एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। कल के दिन मैं बोलूँ गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनका कोई है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कॉपीराइट ऐसे लिख दिया तो क्या ये टेंजिबल है, क्या आप उठा के कहीं देख सकते हो कि कॉपीराइट वही इस कमरे से उठा के उस कमरे में रख दे, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दिस ना। तो हम क्या बोलते हैं कि इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, नॉन मॉनेटरी यानी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती इनकी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ये बढ़ती रहेंगी घटती रहेंगी। ठीक है जी। सो इंटेंजिबल एसेट फिजिकल सब्सटेंस इनका नहीं होता है, इसके अंदर आपके आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट्स भी आ सकते हैं जिनको आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अलग से, और आप इनको सेल आउट भी कर सकते हैं। जैसे पेटेंट हो गया, अगर आपने कोई पेटेंट आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, आपके पास कोई कॉपीराइट है, तो वो मेरे पास आइडेंटिफाइबल होते हैं, कल के दिन मैं उनको जाके बेच भी सकता हूँ। दीज आर द आइडेंटिफाइबल इनटेंजिबल एसेट्स, यानी वो अलग से सेपरेटली कल को अगर मैं बेचना चाहूँ तो मैं उनको बेच सकता हूँ। दीज आर आइडेंटिफाइबल। और एक अनआइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट्स है, फॉर एग्जांपल गुडविल। कल को मेरी गुडविल जो मेरी ब्रांड है
जो मैंने फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि 25 100 इयर्स पुरानी कोई शॉप है चांदनी चौक के अंदर, अगर 100 इयर्स पुरानी कोई शॉप है तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। कल के दिन वो उठा के खाली वो ब्रांड वैल्यू बेच सकता है क्या उठा के? शॉप इंटैक्ट रहेगी, शॉप नहीं बेच रहा, सब शॉप वहीं पे है, गुडविल बेच सकता है? नहीं। तो वो अनआइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट है। अगर आप कुछ अलग से इंटेंजिबल एसेट अलग से फर्म में से निकाल के बेच सकते हो, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क लोग बेचते हैं, सो वो आप क्या जाएँगे आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट। अब जब हम बात करते हैं स्टॉक्स हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, भैया ये इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। स्टॉक्स एंड शेयर जो आपके हो गए, बॉन्ड्स हो गए, दीज़ आर नॉट द इंटेंजिबल एसेट्स। देन अब इनको रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है? इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए सबसे जो कॉमन मेथड है, जो यूएस गैप और आपका आईएफआरएस भी बोलता है, वो आपका है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल तो आप अप्लाई करोगे ही करोगे, लेकिन अगर आप चाहो तो रिवैल्यूएशन मॉडल भी अप्लाई कर सकते हो, बट इतनी लिबर्टी आगे से हमेशा एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो, यूएस गैप इज़ मोर रेस्ट्रिक्टेड एंड आईएफआरएस उसका जस्ट अपोज़िट है। वो बहुत ही लिबरल टाइप ऑफ थिंग है कि आप कर सकते हो इफ यू हैव सम लॉजिकल रीजनिंग, तो आप इसको चीज़ों को कर सकते हो। तो आईएफआरएस क्या बोलता है? रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर लो, बट रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई तभी होगा अगर उसकी नॉर्मल मार्केट में वैल्यू है। अगर एक्टिव मार्केट कोई एग्जिस्ट करता है, अगर नॉर्मल एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता है, तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, जैसे हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की, कि आपने कोई रिसर्च एंड डेवलप करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी और एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जिससे एक कहीं न कहीं इंटेंजिबल एसेट जनरेट हो गई। आपके पास एक क्या बोलते हैं कि एक ऐसी पावर आ गई, एक अलग से एक डिफरेंशिएशन वाली चीज़ आ गई कि आई हैव डन दिस काइंड ऑफ इनोवेशन। सो आपको कहीं न कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। वो इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल जैसे आर-एन-डी की हम करते हैं। हम बोलते हैं कि भैया उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे बुक्स के अंदर। फर्स्ट इंस्टेंस पे अंदर क्या बोलता है? फर्स्ट इंस्टेंस में ये बोला जाता है कि आप उसको एक्सपेंस मान के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस मान के, आप उसको पी-एंड-एल या इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाल के खत्म कर दो। आप उसको कैपिटलाइज़ या बैलेंस शीट के अंदर तक लेके नहीं आओगे। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन आईएफआरएस बोलते हैं कि रुको, 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 रुको। डेवलपमेंट करिए भाई, आपने इनोवेशन करी है, कल को आप मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हो उसके बेसिस पे। आपके पास एक ऐसा हथियार है जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, एंड कहीं न कहीं यू विल स्टैंड आउट इन द मार्केट इन दिस काइंड ऑफ अ डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। सो कॉस्ट अगर आपने डेवलपमेंट फेज़ के ऊपर करी है, तो वो कैपिटलाइज़ की जा सकती है, बट एज़ वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस रीडिंग एज़ वेल, इट कैन बी कैपिटलाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन दीज़ 4 कंडीशंस। क्या कंडीशन थी? टेक्नोलॉजिकली फीजिबल होना चाहिए, वापस से आपके पास रिपीट होना चाहिए, आप खुद बोलने चाहिए, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल होना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, कंपनी की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो उसको बना के यूज करेगी या फिर सेल करने वाली है, एंड मार्केट भी एग्जिस्ट करता है, बिक सकता है वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया मार्केट में इजिली बिक सकता है, मार्केट एग्जिस्ट करता है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है, एंड कंपनी का प्लान है उसको यूज करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। ठीक है। सो अब इंटेंजिबल एसेट हमने देख लिया कि इंटेंजिबल एसेट दो तरीके से हो गए, आइडेंटिफाइबल और अनआइडेंटिफाइबल, अनआइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल जिनको बेच सकते हैं, अनआइडेंटिफाइबल जो कि एक बिजनेस का एक पार्ट है, आप उसको उठा के अलग से बेच नहीं सकते हैं। रिकॉग्निशन के लिए कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, इंटरनली जनरेटेड भी हो सकते हैं। अब इनकी एक लाइफ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कॉपीराइट्स की, अगर आपने कोई लाइसेंस लिया है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइसेंस आप लेते हो, आप स्पेक्ट्रम का जो आपके जैसे जियो के जो टावर चल रहे हैं, उनका एक स्पेक्ट्रम के लिए आपने एक लाइसेंस ले लिया। फॉर एग्जांपल उसकी जो वैल्यू है, जो आपने पे किया है, वो इंटेंजिबल एसेट ही तो आपका एक आपको जो राइट्स मिले हैं, वो लेट्स सपोज उनकी जो वैलिडिटी है वो 25 इयर्स की है। सो एक फाइनाइट लाइफ हो गई, और कहीं न कहीं ऑन द अदर कॉन्ट्ररी साइड व्हेन वी टॉक अबाउट द गुडविल, गुडविल की कोई लाइफ है? क्योंकि आफ्टर 25 इयर्स ऑफ 20 आफ्टर 25 इयर्स गुडविल की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर गुडविल की वैल्यू, स्क्रैप की वैल्यू ये हो जाएगी। नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट वे ना। सो हम यही बोलते हैं कि आपकी जो इंटेंजिबल एसेट है वो 2 तरीके से हो सकती है। ईदर इट कैन बी द फाइनाइट लिव्ड, जिसमें कोई वैल्यू है कि इतने नंबर ऑफ इयर्स के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। एक होती है इनडेफिनिट, जिससे गुडविल जिसकी कोई वैल्यू की लाइफ नहीं है उनकी कोई। तो अगर अमोर्टाइजेशन, अगर किसी की लाइफ है, फाइनाइट लाइफ है, तो आपको उसको एक्सपेंस को जो आपने कैपिटलाइज कर रखा अपनी बैलेंस शीट के अंदर, आपको वाइप ऑफ करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ। तो आपको यस अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। और जो नॉन करंट एसेट्स हो गए आपके, जिनकी जो फिजिकली सब्सटेंस में होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट करना। यहाँ पे अमोर्टाइजेशन होगा यस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, जितनी इसकी लाइफ है उतने के लिए हम उसको वाइप ऑफ यानी अमोर्टाइज करते रहेंगे। लेकिन क्या इंडेफिनिट के लिए हम कर सकते हैं? नो। टेस्टिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट यानी कि क्या उसकी वैल्यू, डेप्रिशिएट तो आप कर रहे हो, अमोर्टाइज तो आप कर रहे हो, अमोर्टाइज करने के बाद लेट्स सपोज उसकी वैल्यू आई है 100 रुपीज की,
लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर मैं मार्केट के हिसाब से देखूँ तो बनती है खाली 80 रुपीज़ की। तो क्या मुझे इम्पेयर करना बनता है? अगर रियल वैल्यू पे लेके आना है, करेक्ट वैल्यू पे लेके आना है, तो मुझे कई बार एसेट को इम्पेयर भी करना पड़ता है। तो इम्पेयर मैं एनुअल रिव्यू करता रहूँगा और इंडेफिनिट के अंदर भी मैं एनुअली नॉर्मली रिकमेंडेड होता है कि एनुअली आप रिव्यू करोगे, हर साल रिव्यू करोगे। अगर आपको तक लगता है कि आपकी जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रही है आफ्टर अमोर्टाइजेशन वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यू, तो आप उसको अमोर्टाइज़ कर सकते हो। अमोर्टाइज़ करेंगे और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी करेंगे, बट यहाँ पे खाली इम्पेयरमेंट ही होगा और यहाँ पे आपका अमोर्टाइजेशन नहीं होगा और इम्पेयरमेंट कब होगा? जब आपकी फेयर वैल्यू एक्सीड करती है, सॉरी फेयर वैल्यू आपकी ड्रॉप करती है करंट अकाउंट कैरिंग अमाउंट से। सो जो आपकी जो वैल्यू थी जो आपकी वैल्यू थी, ठीक है? जो आपकी वैल्यू थी उसमें से हमने माइनस करा आपका अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन माइनस करने के बाद आपके पास आ गई कैरिंग अमाउंट। अगर आपकी जो कैरिंग अमाउंट है, अगर आपकी जो कैरिंग अमाउंट है लेस देन द फेयर वैल्यू है, तो क्या अमोर्टाइजेशन होगा? क्या अमोर्टाइजेशन होगा? नहीं होगा। अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है फेयर वैल्यू से, तो क्या अमोर्टाइजेशन होगा? क्या अमोर्टाइजेशन होगा? अब होगा अमोर्टाइजेशन। समझ आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, आर-एन-डी ये सब हो गई चीज़ें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं गुडविल के ऊपर। अब तक तुमने बात करी गुडविल की, थोड़ी-सी डीप में जाके बात नहीं करी, बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा बात कर ली कि गुडविल जो है इंडेफिनिट लाइफ होती है, कहीं न कहीं वो इंटीग्रेटेड होती है, अनआइडेंटिफाइबल आपकी जो हो गई इंटेंजिबल एसेट वो हो गया आपका। बट गुडविल के लिए बारे में अब थोड़ा-सा और डीप डाइविंग करते हैं। गुडविल के लिए बोला गया कि गुडविल आपकी राइज़ कब होती है? गुडविल आपकी राइज़ होती है जब आप उसको एक्वायर करते हैं, जब आप बिज़नेस को एक्वायर करते हैं, जब आप बिज़नेस को एक्वायर करते हैं तो आप गुडविल जनरेट होती है। गुडविल कैसे जनरेट होती है? कल के दिन मैंने किसी बिज़नेस को परचेज़ करने के लिए पे किए 7 सीआर, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू थी 5 सीआर की, बट जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूँगा तब मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ और इसके अंदर मैंने 1 सीआर फेयर वैल्यू का मार्केट जोड़ के जो मेरे को वैल्यू मिली एसेट्स की, नेट एसेट्स की, जिसके अंदर लायबिलिटी वायबिलिटी सब एडजस्ट करने के बाद जो नेट एसेट बचा है, जिसकी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट जिससे मैं बुक्स में लेके जाने वाला हूँ आफ्टर एडजस्टिंग द फेयर वैल्यू, वो था 6 सीआर। आपने पे कितना किया है? आपने पे कितना किया है? 7 सीआर। तो जो बीच का डिफरेंस है 1 सीआर का, दैट इज योर गुडविल। सो दैट इज योर गुडविल, कि ये जो आपने पे किया है पैसा, दिस इज समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म, जो उसकी मार्केट में रेपुटेशन है उसका आपने 1 करोड़ पे किया, ये गुडविल है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। चांदनी चौक के अंदर एक डीलर है, 100 ईयर से उसकी पुरानी शॉप है, 100 ईयर्स पुरानी शॉप है, ओल्ड शॉप है। जैसे पराठे वाली गली के अंदर जो पराठे वाले जो हैं शॉप्स, वो बहुत पुरानी शॉप्स हैं। उनकी एक वैल्यू है, अपना उनकी एक ब्रांड वैल्यू है जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमाई है। वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आए, एक्टर्स आए, वहाँ पे जो उन इतने सारे लोग आते हैं, उसके बेसिस पे उनकी एक वैल्यू क्रिएट हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या वो उस गुडविल को रिकवर कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? नहीं। आपकी जो खून पसीने की जो कमाई से आपने जो ब्रांड वैल्यू बनाई है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट अगर आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है और यहाँ पे गुडविल अगर ऐसे जनरेट होती है, तो यस यू कैन रिकॉर्ड दिस वे। सो अगर गुडविल कैसे एक्वायर होती है? परचेज प्राइस ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, जो हमने बता दिया। ये एग्जांपल हमने देख लिया है, परचेज प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, उसको बोलते हैं गुडविल। इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। बट अगर कोई आपकी इंटरनल जनरेटेड गुडविल है, तो एक्सपेंस में ही जाएगी। अगर कुछ आपने खर्चा कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, कि अपनी ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए आप नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो भी करते हैं खर्चा, वो आपका एक्सपेंस में जाएगा। लेकिन आप सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होगा। गुडविल को अमोर्टाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया, डेफिनेट लाइफ नहीं है, इनडेफिनेट लाइफ है। सो आपको इम्पेयरमेंट के लिए उसको एनुअली रिव्यू करना पड़ेगा। कल के दिन अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है आपकी हरकतों की वजह से, जो गुडविल आपकी 1 करोड़ की थी उसकी वैल्यू ही नहीं बची भैया, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो क्या आपका कैश फ्लो इफेक्ट होने वाला है? दिमाग लगा के सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ आप खुद भी सोचा करो, नहीं कि मैं जो आशुतोष समझा रहा है बस वो समझ लो, सही बोल रहा होगा, हाँ ठीक बोल रहा होगा। अरे दिमाग, खुद का दिमाग लगाओ रिवीजन करते हुए फटाफट। सो जो इम्पेयरमेंट लॉस, अगर आपकी गुडविल डिक्रीज हो रही है, तो गुडविल डिक्रीज होने से क्या कैश फ्लो पे इफेक्ट होएगा? नहीं होएगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस अगर डिक्रीज हो रही है गुडविल, तो उसकी वजह से आपकी इनकम इफेक्ट होगी, आपका पीएनएल के अंदर आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। बट क्या आपका कैश फ्लो पे इफेक्ट होने वाला है? कैश फ्लो पे इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट करेगा इनकम को। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिया गुडविल का, उसको छोड़ देते हैं। अब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं कि अगर आपका एक्सेस एलोकेशन है गुडविल की साइड पे, तो कहीं ना कहीं आप अर्निंग को मैनिपुलेट कर सकते हो। और आपकी गुडविल के लिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आप दो तीन फर्म्स को कंपेयर कर रहे हो, तो आप गुडविल को हटा के ही कंपेयर कराओ।
देन अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक बार 2 मिनट का गैप लेके एक बार वापस देखते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। रीडिंग नंबर 29 के अंदर बैलेंस शीट के देखने की बात की। बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में सबसे पहले बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। इंटेंजिबल एसेट जो होता है नॉन मॉनिटरी एसेट होता है जिसके फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, आइडेंटिफाइबल भी हो सकता है, अनआइडेंटिफाइबल भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कॉस्ट वैल्यू पे करना है, बट आईएफआरएस बोलता है कि यू कैन रिकॉग्नाइज ऑन द रिवैल्यूएशन मॉडल एज वेल, अगर उसका एक्टिव मार्केट है तो ही। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट जो भी होते हैं जैसे आर&डी एक्सपेंडिचर है, सबसे पहले क्या बोला जाता है कि आप उसको एक्सपेंस में ही लेके जाओगे, लेकिन आईएफआरएस बोलता है कि रुको 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 रुको, आप उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हो, लेकिन 4 कंडीशन मेरी हैं। 4 कंडीशन क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है, एक्टिव मार्केट है, मार्केट एग्जिस्ट करता है, प्लस रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है कि आप उस आर&डी को एक प्रोडक्ट में लेके आप बेचने की ताकत रखते हो। और क्या, और कंपनी की इंटेंशन भी यही है कि या तो वो उस प्रोडक्ट को बना के यूज कर लेगी खुद के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने मोर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, एंड या फिर आप उसको एज अ सेल में निकालने वाले हो एज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट। एमोटाइजेशन और इम्पेयरमेंट लॉस की बात कर ली, फाइनाइट और इनफाइनाइट की, गुडविल की बात कर ली। इंटरनली जनरेटेड या नॉर्मल गुडविल कैसे जनरेट होती है, परचेज प्राइस माइनस द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग। चलिए जी, अब एक बार वापस से एक लंबी से सांस लेके एक पानी की सिप लेके वापस से स्टार्ट करते हैं इसको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। चलिए जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि एक कंपनी के लिए वो एसेट हो सकता है और एक कंपनी के लिए वो लायबिलिटी हो सकती है। कैसे? आपने इक्विटी परचेज करा, आपने नॉर्मल, मैं बोलता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आपने शेयर्स एक्वायर कर लिए, शेयर्स आपने परचेज कर लिए आज के दिन, मार्केट चल रहा है अच्छा, आपने शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए तो एसेट हो गया। लेकिन जब मैं वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करता हूँ, उनकी बैलेंस शीट की बात करता हूँ, उनकी बैलेंस शीट की साइड में पड़ा हुआ है इक्विटी का पैसा, आपका पैसा तो लायबिलिटी साइड पड़ा हुआ है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपके पास पड़ा हुआ होगा, आपकी बैलेंस शीट जब मैं बात करता हूँ आपका पैसा, ये जो आपने शेयर्स एक्वायर किए आपके पड़े होंगे एसेट साइड। तो यही बात होती है बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या होता है कि एक जो आइटम है, जो भी आइटम आपकी जो फाइनेंशियल एसेट है वो, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो एक के लिए एसेट हो सकता है और दूसरे के लिए वो लायबिलिटी हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, मैंने आपकी जो नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, डेरिवेटिव्स हो गए, लोन्स या रिसीवेबल्स बोले तो जैसे आपके आपने किसको पैसा दे रखा है, लोन या नोट रिसीवेबल जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एज पर द यूएस गैप हम पढ़ेंगे, एज पर द यूएस गैप क्या होता है, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एज पर द आईएफआरएस, और दोनों के अंदर बीच में क्या की डिफरेंसेस हैं, दिस इज हाउ विल बी स्टडिंग दिस, एंड उसके बाद एक छोटू सा टॉपिक एंड वी आर डन दिस, वी आर डन विद दिस रीडिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, थोड़ा सा और पेशेंस रखते हुए, देन वील बी स्टार्टिंग विद दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक किसी के लिए एसेट क्रिएट कर सकता है और किसी के लिए वो लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद इसके अंदर क्लासिफिकेशन, जब यूएस गैप की बात करते हैं तो यूएस गैप के अंदर 3 तरीके से आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं। 3 तरीके क्या है, या तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके जाएंगे उसको, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल दिमाग खोल के समझना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके जाएंगे उसको, या फिर आप उसको अमोर्टाइज कॉस्ट लेके जाएंगे उसको, या फिर आप उसको लेके जाएंगे फेयर वैल्यू के अंदर। सो देर आर ओनली 3 वेज, राइट, 1, 2 एंड दिस इज 3। एमोर्टाइजेशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्या जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी अदर फाइनेंशियल एसेट जो कि लोन्स या नोट रिसीवेबल्स हैं आपके, या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स नीचे बात करेंगे, डेट सिक्योरिटीज की भी नीचे बात करेंगे, डेट सिक्योरिटीज और इस इक्विटी के अंदर भी लिस्टेड सिक्योरिटीज आपका आपका एमोर्टाइजेशन कॉस्ट या फेयर वैल्यू वाला पार्ट हो गया, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जो भी एसेट बचा है, अब इक्विटी जो अनलिस्टेड बची है वो, या फिर आपके लोन या नोट रिसीवेबल जो बचे हैं वो सारे के सारे आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होने वाले हैं। वो किस पर रिकॉर्ड होने वाले हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो जो भी आपकी इक्विटी सिक्योरिटीज है, जो लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज है वन, एंड द डेट सिक्योरिटीज, वो 2 हेड्स में कवर होंगी, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, सॉरी एमोर्टाइजेशन कॉस्ट एंड आपका फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन होने वाली है, बट वो दैट विल बी कंसिडर सेपरेटली। बट उसके अलावा जो भी एसेट बचा है आपके पास, जो भी एसेट बचा है, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स अनलिस्टेड वाले,
जो कोटेड नहीं है बेसिकली, या फिर लोन या नोट रिसीवेबल्स दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी एक्विजिशन पड़ी थी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 80 रुपीज पे एक्वायर किया, आज इसकी फेयर वैल्यू आज इसकी फेयर वैल्यू आज इसकी फेयर वैल्यू 100 रुपीज हो गई है। तो क्या मैं ये जो बीच का अनरियलाइज गेन है, मैंने सेलिंग नहीं करी सर, अभी मैंने सेलिंग नहीं करी, मैंने 80 रुपए का परचेज किया था, 100 रुपीज की आज उसकी वैल्यू चल रही है मार्केट में, बट मैंने रिकॉर्डिंग किस पे करनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जितना मैंने एक्वायर करते टाइम पे किया होगा उस वैल्यू पे मुझे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो क्या मेरा जो अनरियलाइज्ड गेन है, जो 20 रुपए का डिफरेंस है, क्या ये रियलाइज हो गया? नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड गेन। तो अनरियलाइज्ड गेन क्या मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर? नको, क्योंकि क्यों नहीं करना? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज आने वाली है आपकी? ओनली द रियलाइज्ड गेन या लॉसेस जो आपके आएंगे, प्लस अगर कोई भी आपकी इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम यहाँ से हुई है, सो वो भी आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगी। तो क्या आपका ओसीआई इफेक्ट हुआ कहीं पे? क्या आप कोई अनरियलाइज्ड गेन को ओसीआई में लेके गए? नहीं लेके गए। तो ये आपका डन है, ये वाला पार्ट डन है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आएगा आपका कोई भी जो अनरियलाइज्ड गेन है, लॉसेस है, वो आपका इग्नोर किया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या जाने वाला है? फिर जो भी आपका रियलाइज्ड गेन है, जब आप उसको सेल आउट करेंगे, जब मेच्योर होएगा पैसा, जो वहां से पैसा आएगा, वो जो आपका मेच्योर रियलाइज्ड गेन, एक्चुअली रियलाइज्ड गेन हो या लॉस हो, वो जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, प्लस साथ के साथ जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम आपको मिली है वो आपकी जाएगी किसके अंदर? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और आपका इक्विटी या जिसको हम बोल सकते हैं ओसीआई, वो आपका इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। अब बात करते हैं हेल्ड टू मेच्योरिटी की। हेल्ड टू मेच्योरिटी यानी कोई भी ऐसी डेट सिक्योरिटी जिसको आप मेच्योरिटी तक रखने वाले हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम बोलें जैसे बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड आते हैं, या फिर कोई भी ऐसे जो आपके डिबेंचर्स निकलते हैं मार्केट में, बॉन्ड्स निकलते हैं जिनकी वैल्यू हम बोलते हैं कि 10 साल की उनकी वैल्यू है, 10 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा वापस। तो आपने बोला कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आफ्टर 10 ईयर्स ही मैं उसमें से विड्रॉ करने वाला हूँ, उससे पहले मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसको मार्केट में सेल आउट करने का, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसको मार्केट में सेल आउट करने का। तो अगर आपको पक्का पता है कि आप उसको मैच्योरिटी तक ही हेल्ड करने वाले हो, कोई भी ऐसी डेट सिक्योरिटी को, डेट सिक्योरिटी मैच्योरिटी पे हेल्ड होती है, इक्विटी तो नहीं होती। इक्विटी क्या मैच्योरिटी के बाद आपको 20 साल बाद पैसा वापस मिल जाता? नहीं मिलता। सो कोई भी अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी डेट सिक्योरिटी है तो आप उसको बोलेंगे अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पे जाएगा। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट क्या होता है सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं बोल रहे, समझाता हूँ अभी। तो अगर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पे जा रही है तो क्या अनरियलाइज्ड गेन का कोई लॉजिक है? नहीं है, इग्नोर कर दो। तो यानी कल के टाइम पे जब ये मैच्योर होकर पैसा आएगा तो जो रियलाइज्ड गेन या लॉस हो कुछ भी हुआ है, सो वो ही कंसिडर किया जाएगा। जो इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम आपको मिलता है, यहाँ पर आइडियली डिविडेंड नहीं आना चाहिए, जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिली है वो पीएनएल के अंदर जाएगी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगी, और ओसीआई आपका इफेक्ट हुआ नहीं होगा। सो ये भी डन है। अब अमोर्टाइजेशन कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर जो भी आपने एक्वायर करते टाइम जो कॉस्ट पे की होगी, वो आपका क्या होता है? वो आपका क्या होता है? वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के अंदर क्या होता है? कल के दिन डिबेंचर्स जो है वो प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। जैसे आप जीरो कूपन डिबेंचर जब हम बात करते हैं, वो हो सकता है डिस्काउंट पे इशू कर दिया हो, 1000 रुपए की वैल्यू थी एट पार, वो आपको 990 या मैं बोलता हूँ 950 पे इशू, बीच का जो 50 रुपए का डिफरेंस है वो भी आपकी इनकम ही मानी जाएगी जब ये मेच्योरिटी तक आप इसको लेके आओगे। सो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के अंदर क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के अंदर हम इशू प्राइस तो के साथ साथ हम उसके अंदर प्रिंसिपल रीपेमेंट अगर कुछ आपको हुई है तो वो माइनस कर दो, बचा हुआ पैसा जो आपका इन्वेस्टेड है उस डेट सिक्योरिटी के अंदर वो आ जाएगा बेसिकली, प्लस आपकी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट माइनस अमोर्टाइजेशन प्रीमियम। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट या फिर मैं इसको डिस्काउंट भी बोल सकता हूँ। सो अमोर्टाइजेशन का जो डिस्काउंट की वैल्यू थी वो आप इसमें एड बैक करोगे, प्लस अमोर्टाइजेशन का जो प्रीमियम है वो माइनस करोगे, और इम्पेयरमेंट लॉस अगर कुछ है तो वो भी माइनस करोगे। तो दिस इज हाउ द अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड। तो वो आपकी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आ जाएगी, उसके अंदर आपने जो अनरियलाइज्ड गेन है वो इग्नोर कर दिए, खाली रियलाइज्ड गेन या लॉसेज ही आने वाले हैं, और इक्विटी या ओसीआई पे इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू सिक्योरिटीज एंड दीज एंड एक के अलग से एक ब्रैकेट आ जाएगा अवेलेबल फॉर सेल। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। मैंने जो सिक्योरिटीज परचेज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आज के दिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ, इंट्राडे सिक्योरिटीज कर रहा हूँ, या फिर इन डेरिवेटिव यानी एफ एंड ओ में प्ले कर रहा हूँ, या फिर मैं शॉर्ट टर्म गेन के बेसिस पे खेल रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं परचेज करके रख रहा हूँ, अगर कभी मन हुआ तो, अगर कभी बहुत अच्छा मौका मिला तो मैं बेच दूंगा, वैसे मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसे वाला सीन नहीं है। आपका मानना है कि भैया लूंगा, मुझे गेन पर्सपेक्टिव से लेना, मुझे ट्रेडिंग करनी है, 2 दिन बाद निकाल दूंगा, फिर कोई दूसरा परचेज करूंगा जो मार्केट में चल रहा होगा शेयर, फिर कर दूंगा। मैं सेल परचेज का काम करने वाला हूँ। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेक, और जब मन करेगा तो मैं बेच दूंगा, अगर अगर अच्छा मौका मिला तो, ऐसा कोई नहीं। अगर ऐसा है तो वो माना जाएगा अवेलेबल फॉर सेल की क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, डेट सिक्योरिटी अगर कुछ है अवेलेबल फॉर सेल वाली उसमें। लेकिन अगर आपकी जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज हैं, जैसे हम बोलते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ही होती है, जैसे इक्विटी जो कोटेड वाली है, या कोई भी डेट सिक्योरिटी
आपकी ऐसी है डेट या कोई भी इक्विटी जो कोटेड वाली है वो किसके अंदर क्लासीफाई की जाएगी, वो की जाएगी डेट सिक्योरिटी, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज के अंदर। और डेरिवेटिव्स तो डेरिवेटिव्स हैं ही। सो डेरिवेटिव्स इक्विटी कोटेड सिक्योरिटी या डेट सिक्योरिटीज जो आपकी किस पर्पज से ली गई हैं, ट्रेडिंग पर्पज से ली गई हैं, उसको हम बोलते हैं कि आप इसको क्लासिफाई करोगे फेयर वैल्यू पे। किस पे क्लासिफाई करोगे इसको, फेयर वैल्यू पे। अगर मैं फेयर वैल्यू पे क्लासिफाई करने वाला हूं तो क्या मैं अनरियलाइज्ड गेन को कंसिडर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। इन्वेस्ट किया था 80 रुपीज, आज वैल्यू हो गई 100, तो मैं कहीं ना कहीं जो बीच का डिफरेंस है 20 का, जो मेरा अनरियलाइज्ड गेन है, उसको भी मैं कंसिडर करने वाला हूं जब मैं फेयर वैल्यू की बात करता हूं। ठीक है, सो यानी कि P&L अकाउंट के अंदर मेरा अनरियलाइज्ड गेन भी और रियलाइज्ड गेन दोनों आने वाले हैं। अनरियलाइज्ड गेन और रियलाइज्ड गेन दोनों आने वाले हैं। और जब मैं ट्रेडिंग सिक्योरिटी की बात करता हूं तो द फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द P&L अकाउंट। अभी जो टर्मिनोलॉजी मैंने जो यूज किया वर्ड फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द P&L अकाउंट, कहीं ना कहीं ये IFRS की टर्मिनोलॉजी है। तो इसके अंदर आपको OCI यूज नहीं होता है। जब मैं अवेलेबल फॉर सेल की बात करता हूँ, मन हुआ तो मैं निकाल दूंगा, ट्रेडिंग सिक्योरिटी फेयर वैल्यू पे आएगी, रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपका अनरियलाइज्ड गेन मैं बोल रहा हूँ कंसिडर करोगे, बट नॉट इन द P&L अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू द OCI के अंदर जाएगा। तो आइडियली P&L के अंदर क्या रह जाएगा फिर आपका, खाली रियलाइज्ड गेन, और अगर कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम होती है तो। I hope this table is properly cleared in your mind. दिमाग में अच्छे से, अगर दिमाग के जाले वाले हैं तो अच्छे से झाड़ लो। और वापस से फटाफट स्पीड के साथ बोलता हूँ कि अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है जो कि डेट सिक्योरिटी नहीं है या कोई भी इक्विटी कोटेड सिक्योरिटी नहीं है, तो अदर फाइनेंशियल एसेट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा तो अनरियलाइज्ड गेन का कोई लॉजिक नहीं है, वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर खाली रियलाइज्ड गेन आएगा और या लॉस आएगा, और कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम आएगी तो वो आएगी, उससे इफेक्ट नहीं होगा। देन उसके बाद हम आते हैं आपकी हेल टू मेच्योरिटी सिक्योरिटी पे, जो कि हम बात करते हैं डेट सिक्योरिटी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट रहेगी। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बोले तो आपका जो इशू प्राइस था माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस आपका जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट था डिस्काउंट का था वो एड बैक कर दोगे, प्रीमियम वाली माइनस कर दोगे, इम्पेमेंट होगा माइनस कर दोगे, जो वो नेट कॉस्ट बची आपकी जिसपे इफेक्टिव रेट कंप्यूट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम कंप्यूट करते हैं वो आ जाएगा। अब क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट या अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है तो अनरियलाइज्ड गेन कंप्यूट नहीं होगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका रियलाइज्ड गेन या लॉस आएगा प्लस इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम अगर कुछ है तो वो आ जाएगी, उससे इफेक्ट नहीं होगा। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जिसके अंदर हम बात करते हैं इक्विटी सिक्योरिटी जो आपकी कोटेड है, डेट सिक्योरिटी या फिर डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, ये सारी की सारी फेयर वैल्यू पे आएंगी। फेयर वैल्यू पे आएंगी तो जो भी अनरियलाइज्ड गेन या लॉसेज है वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे। OCI के अंदर किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। OCI के अंदर नहीं किए जाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास अनरियलाइज्ड गेन और रियलाइज्ड गेन दोनों आ जाएगा। इन दोनों केसेस में है ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स के केस में। जब अवेलेबल फॉर सेल की बात करते हैं मन हुआ तो निकाल दूंगा, डेट सिक्योरिटी फेयर वैल्यू पे आएगी, अनरियलाइज्ड गेन आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं, बट इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा। OCI के अंदर आएगा अनरियलाइज्ड गेन। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या आएगा, जो भी आपका रियलाइज्ड गेन या लॉस है और आपका जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम वहां से हुई है वो आने वाली है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें, जो आपके जो बॉन्ड्स थे वो हमने परचेज किए थे $10 लाख पे, 6% हमारा इंटरेस्ट रेट है और वैल्यू ड्रॉप हो गई है कल के दिन 9,80,000 एट द ईयर एंड। अगर ये हेल्ड टू मेच्योरिटी वाला होता तो मैं कॉस्ट पे करने वाला था 9,80,000 पे, मैं इसको सॉरी 1 10 लाख डॉलर पे रिकॉर्ड करने वाला था। ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करता, मैं इसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करता और इंटरेस्ट इनकम कंप्यूट करता। इंटरेस्ट इनकम 10 लाख पे 6% जबकि 60,000 होती है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर आएगी। और आपकी जब मेच्योरिटी होगी जो भी अनरियलाइज्ड गेन है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, इक्विटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब मैं ट्रेडिंग सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो रिपोर्टिंग वैल्यू 9,80,000 हो जाता है, डिफरेंस होता है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाता है, 20,000 का लॉस माइनस होता है। इंटरेस्ट इनकम तो आती आती इनकम स्टेटमेंट में और OCI इफेक्ट होता नहीं होता। बट अगर ये अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटी होती तो आप रिकॉर्डिंग कितनी करते, 980 से ही रिकॉर्ड करते, लेकिन जो 20,000 का डिफरेंस है वो आपको OCI के अंदर जाता है एज अ लॉस, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाता नहीं, और इंटरेस्ट इनकम तो आपकी तब भी आती ही आती। उसके बाद हम बात करते हैं IFRS क्या बोलते हैं। What does the IFRS say? IFRS बोलता है भैया मेरे को ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू में भी नॉर्मल एक टर्मिनोलॉजी रख रखी है फेयर वैल्यू। अब हम खुद ही समझ रहे हैं कि भैया ये कौन सी सिक्योरिटी है जो OCI को हिट करने वाली है, कौन सी सिक्योरिटी है जो इनकम स्टेटमेंट में रहने वाली है। उसने बोला IFRS नहीं। IFRS ने बोला मैं थोड़ा सा चिल हूँ, मैं थोड़ा सा सॉर्टेड हूँ अपने दिमाग में, यूएस की तरह थोड़ा सा दिमाग में सॉर्टेड, ऐसा नहीं कि यूएस की तरह नहीं हूँ, मैं सॉर्टेड बंदा हूँ। सॉर्टेड बंदा क्या बोलता है, बोलता है मैंने 3 नाम रखे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू, इसका नाम इन्होंने क्या रखा है अमोर्टाइजेशन कॉस्ट नंबर 1, नंबर 2 बोला इन्होंने फेयर वैल्यू थ्रू दी OCI FVTO से जिसे बोलते हैं, और तीसरा बोलते हैं एक नाम है फेयर वैल्यू थ्रू P&L।
कहीं न कहीं है ऊपर जैसा ही काम, मैंने बोला, काम तो ऊपर जैसे ही, बट क्लासिफिकेशन जो करने का तरीका आईएफआरएस का वो थोड़ा-सा लिबरलाइज़ और थोड़ा-सा सॉर्टेड तरीके से रादर देन एज़ कंपेयर्ड टू यूएस गैप की वजह से। अब अमोर्टाइज़ेशन कॉस्ट क्या बोलते हैं? कोई भी ऐसा डेट जो आपका इंटेंडेड टू होल्ड टिल मैच्योरिटी है, कोई भी ऐसे लोन या नॉट रिसीवेबल्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अब लग रहा है ना जाना-पहचाना सा जो भी ऊपर पड़ा है। सो कोई भी डेट, कोई भी है जो हेल्ड टिल मैच्योरिटी होने वाला है, लोन्स या नॉट रिसीवेबल्स या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, वो आपके अमोर्टाइज़ कॉस्ट पे आने वाले हैं। अगर अमोर्टाइज़ेशन कॉस्ट पे आने वाले हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा? आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो जाएगी, प्लस अनरियलाइज्ड गेन्स, अनरियलाइज्ड गेन्स नहीं, रियलाइज्ड गेन्स, रियलाइज्ड गेन या लॉस जाएँगे और इक्विटी ओसीआई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं एफईटी ओसीआई की। एफईटी ओसीआई और एफवीटीपीएल। एफवीटीओसीआई क्या बोलते हैं? कोई भी डेट सिक्योरिटी जो आपकी क्या है, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, यानी कि अवेलेबल फॉर सेल वाली सिक्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, अवेलेबल फॉर सेल वाली सिक्योरिटी अगर कोई ऐसी है तो उसको बोलते हैं एफवीटीओसीआई के थ्रू डील करेंगे। इंटरेस्ट इनकम आपकी आएगी, रियलाइज गेन या लॉसेज आएंगे, बट क्योंकि ओसीआई इन्वॉल्व हो गया सो आपका इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका अनरियलाइज्ड गेन नहीं आएगा, वो आपका अनरियलाइज्ड गेन आपका आएगा ओसीआई के अंदर। और यहाँ पे दिस इज डन, इज दिस डन। प्लस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आईएफआरएस बोलता है कहीं ना कहीं मैं लिबरल तो हूं ना, तो एक नया पॉइंट तो डालूंगा ना कि मैं ऑप्शन देता हूँ इक्विटी को, इक्विटी को ऑप्शन दे रहा है कि वो कल के दिन अपने आप को एफवीटी ओसीआई में क्लासिफाई करना चाहे तो वो कर सकता है, बट दिस इज द इररेवोकेबल ऑप्शन। इररेवोकेबल ऑप्शन, मेरी स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान मत देना। दिस इज द इररेवोकेबल ऑप्शन, यानी ऑप्शन तो है इक्विटी के लिए कि कल को वो एफवीटीपीएल पे ना जाके एफवीटी ओसीआई पे आ सकता है, बट दैट विल बी द इररेवोकेबल ऑप्शन। एक बार आ गए तो वापस जाने का रास्ता नहीं है। देन वी वो टॉक अबाउट द एफवीटीपीएल। एफवीटीपीएल बोले तो हम ऊपर जैसे बात कर रहे थे ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, सो ट्रेडिंग डेट एंड इक्विटी या फिर डेरिवेटिव्स या कोई भी अदर, अदर जब मैं बोलता हूँ तो कोई भी ऐसा एसेट जो कहीं क्लासिफाई नहीं कर पाया अपने आप को, ना तो वो अवेलेबल फॉर सेल में आ पाया, ना वो डेट या होल्ड लोन या नॉट रिसीवेबल्स या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आ पाया, यानी वो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट घर पे या एफईटी ओसीआई के घर पे नहीं जा पाया, तो उसको हमें एक जो होता है ना आश्रम की तरह जो सहारा दिया है वो एफईटीपीएल ने दिया। एक आश्रम है जिसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग डेट सिक्योरिटी, ट्रेडिंग इक्विटी सिक्योरिटी जो लिस्टेड है, या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है डेरिवेटिव्स, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जहाँ पे जिसका कोई आश्रय नहीं मिला, उसको कोई आश्रय नहीं मिला, तो वो अपने आप को कहाँ बोल सकती है कि मैं अपने आप को असाइन कर सकती हूँ एफईटीपीएल के अंदर। ठीक है जी, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अब एफईटीपीएल है तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका अनरियलाइज्ड गेन और रियलाइज्ड गेन दोनों आएंगे, प्लस कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम की होगी तो वो आएगा, प्लस क्या आपको ओसीआई इफेक्ट होने वाला है? नहीं इफेक्ट होने वाला। जब मैं अदर्स की बात करता हूँ, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो किसी भी कैटेगरी में जगह नहीं मिली, या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी फॉर विच एफईटीपीएल हैज बीन चोजन एट इन टाइम इन द परचेज। प्लस एफटीपीएल इज लाइक एन आश्रम, जिसको कहीं सहारा नहीं मिला उसके हम हैं। प्लस अगर कोई कल को अपनी ये मोह माया से त्याग करके एफटीपीएल के अंदर आना चाहे तो वो भी आ सकता है, बट दैट विल बी द इररेवोकेबल ऑप्शन। तो अदर्स बोले तो किसको जहां कोई भी जगह नहीं मिली वो एफटीपीएल के अंदर आ जाओ, प्लस कल को कोई बोले कि मुझे एफटीपीएल में रिकॉग्नाइज करना है अपने आप को तो वो भी कर सकते हो, बट दैट विल बी द इररेवोकेबल ऑप्शन। सो डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस मैंने आपको ऊपर पढ़ाते पढ़ाते ही समझा दिए, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो कोई भी ऐसा एसेट जो क्लासिफाई नहीं कर पाया अपने आप को किसी भी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट शेड्यूल के अंदर या एफपीटी ओसीआई के अंदर तो वो एफपीटीपीएल के अंदर आ सकता है, बट ये चीज आईएफआरएस ने बोली है, यूएस गैप ने नहीं बोली। सो दिस इज वन ऑफ द कार्व आउट। इक्विटी अपने आप को एवल फोर सेल में क्लासिफाई कर सकती है, यानी इक्विटी जो हम कोटेड जो हम बोलते हैं कि आइडियली वो ट्रेडिंग सिक्योरिटी का पार्ट है, एफपीटीपीएल का पार्ट है, वो एफपीटीपी एफईटी ओसीआई के अंदर जाना चाहे तो जा सकता है, जा सकता है, बट ये इलेक्शन आपको कब मिलेगा? ओनली एट द टाइम ऑफ परचेज मिलेगा, प्लस ऐसा कोई ऑप्शन आपको यूएस गैप नहीं देता है। प्लस आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि आप कल को दूसरी अपनी मोह माया मोटाइजेशन कॉस्ट एंड एफईटी ओसीआई की मोह माया को छोड़ के एफईटीएल में रिकॉग्नाइज डेजिग्नेशन प्राप्त कर सकते हो, बट ये भी इरेवोकेबल ऑप्शन होगा और ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई बेनिफिट यूएस गैप नहीं देता है। दिस इज ओनली सच इज समथिंग परमिटेड एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ एनी एसेट अंडर द आईएफआरएस। आई होप आई एम टोटली क्लियर, आपके हेड में जो चीज़ हमने अब तक समझाई है वो प्रॉपरली समझ आ गई होगी। आपको अगर कुछ भी वीडियो का कोई भी कंपोनेंट बहुत प्यारा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, सो दैट विल बी एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर मी एज वेल, तो आप अपने कमेंट्स में जाके फटाफट अपनी लिख सकते हो। और अगर कुछ लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट भी करनी है तो वो भी लिखो, इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। एंड एज अ ट्रू, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ तो आप इम्प्रूवमेंट का स्कोप अगर कुछ है तो वो भी बता दो, और कोई अगर कोई कंपोनेंट अच्छा लग रहा है कोई वीडियो का कोई पार्ट तो वो भी बताओ। सो वो हम मेंटेन करेंगे अपनी फर्दर वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ों को हम हटा देंगे।
और अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हार्ड है, मैं भी बता रहा हूँ, वापस से बोला था पिछली वीडियो में, वापस से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट कोई हार्ड नहीं होता। बस ये होता है कि कोई कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होता तो मन उठ जाता है, बट अगर आप वापस से 2 बार 3 बार समझोगे और एक बार दिमाग में बैठ गया, सो वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझा है। रटना नहीं है कोई भी किसी चीज को, समझ के चलना है। ठीक है जी, चलिए जब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर, सर बकवास जो ज्ञान है वो अपनी बाद में देना, अभी चले वीडियो कवर कर दो, ठीक है। अच्छा, ओके, तो सबसे पहले हमने बात करी इंटेंजिबल एसेट की। इंटेंजिबल एसेट के बाद हम बात करें गुडविल के ऊपर। गुडविल से बात करते करते मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे पहुंच गया। सर लायबिलिटी साइड पे कब आ रहे हो? अभी आ जाते हैं, आपने जो बोला वही होगा सर। सो लायबिलिटी पे नॉन करंट लायबिलिटी हमने बोला कि इसके अंदर बैंक लोन, बॉन्ड या डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पे लेके जाएंगे इसको, जिसके अंदर प्रीमियम और डिस्काउंट का अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। अमोर्टाइजेशन कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, प्रीमियम पे कितना था माइनस करेंगे, प्लस करेंगे डिस्काउंट को, माइनस करेंगे प्रीमियम को, माइनस करेंगे पेमेंट लॉस को, और माइनस कर देंगे प्रिंसिपल रिपेमेंट कुछ है थी, तो वो थी हमारी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट पॉसिबल है, बट वो डेरिवेटिव्स पे अप्लाई होता है, प्लस ट्रेडिंग लायबिलिटीज पे अप्लाई होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे फर्दर रीडिंग्स में आने वाला है, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा जिस्ट में डाला है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? deferred tax liability just merely arises because of the timing difference. For example, हम बोलते हैं ये कब होता है? ये होता है जब आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस रिकॉग्नाइज जो आपने किया है इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो ज्यादा था एज कंपेयर टू द टैक्सेस पेएबल एज पर द टैक्स अकाउंटिंग, एज पर द टैक्सेस पेएबल एज पर द टैक्स अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। जो मशीनरी आपने परचेज की थी वो परचेज की थी 1 लाख की। डेप्रिसिएशन का जो रेट था आपके हिसाब से, वो आपने बोला कि मैं तो 4 साल के अंदर इसको फिनिश कर दूंगा, 25% लेके चलूंगा। सो आई एम रिकॉग्नाइजिंग 25,000 इन माई बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, और आपने उसी हिसाब से अपना टैक्स एक्सपेंस कंप्यूट कर लिया। बट डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं भैया 10% से ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट बोल रहा है मैं खाली 10,000 ही अलाउ करूंगा। आपने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया, बट डिपार्टमेंट ने नहीं किया। आपकी बुक्स अकाउंट्स में ज्यादा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो गया, डिपार्टमेंट ने नहीं किया। डिपार्टमेंट बोला कि 10,000 का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा। तो जब भी ऐसा कोई डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब भी आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस जो आपका है रिकॉग्नाइज जो किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जो भी आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस आपने रिकॉग्नाइज किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द टैक्स पेबल एज पर द टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स पेबल एज पर द टैक्स अकाउंटिंग, सो इन दैट केस हम बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये रिजल्ट होता है टैक्स टेम्परेरी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। सो टैक्स पेबल जब फ्यूचर पीरियड्स में होगा वो रिवर्स हो जाएगा, जब भी टाइमिंग डिफरेंस आपका जैसे जैसे टाइम जाएगा तो जो डिफरेंस है वो खत्म होता चला जाएगा, ऐसी डीटीएल की लायबिलिटी जो है आपकी वो वाइप ऑफ होती चली जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेते हैं 2 मिनट का एक वाटर ब्रेक एंड देन वील बी स्टार्टिंग विद कॉमन साइज बैलेंस शीट्स एंड द फाइनेंशियल रेशियोज। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम कॉमन इन साइज बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमने ना एग्जांपल थोड़ा सा मेरी साइड से गलत हो गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी थी 1 लाख रुपीज की, डेप्रिसिएशन जो डिपार्टमेंट की साइड से मिलना था, दिस इज टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से जो मिलना था वो मान के चलते हैं 25%, और जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से था वो था 10%। सो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि टैक्स एक्सपेंस में आपको जो पर ईयर देने वाला हूँ वो 25,000 देने वाला हूँ फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, और 10% आपको मिलेगा 10,000, मतलब डेप्रिसिएशन मिलेगा 10,000। सो आइडियली जो डिफरेंस वो आपको एक तरीके से 15,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो आपको अभी 4 साल में फटाफट मिल जाएगा। आपको अभी तो पे नहीं करना, बट एट दी एंड जो है आइडियली बुक्स अकाउंट्स में तो मैं 10,000 रिकॉर्ड करता हुआ चलता ही जाऊंगा। बट डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, मैं तो अभी देके खत्म कर रहा हूँ, तो आई नी एट द एंड कहीं ना कहीं आपको लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी। तो दिस इज द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसको और डिटेल में समझेंगे सेपरेट रीडिंग्स में, बट अभी इतना समझा दूं कि आपका जो बेनिफिट है, जो आपने आपको अभी लड्डू मिल गया, बाद में आपको फिर कड़वा मुंह रह जाएगा। आपने फटाफट मिठाई खा ली और बाकी जो मेन जो खाना था वो जो बाद में मीठा मुंह करने को मिलता वो नहीं मिला। आपने सारी जो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट था वो सारा डिपार्टमेंट ने उठा के एक साथ दे दिया जल्दी जल्दी 4 सालों के अंदर, एज कम्पेयर टू द 10% फॉर 100% के लिए 10 ईयर्स मान के चलते हैं, तो 10,000 का जो बेनिफिट आप डेप्रिसिएशन में क्लेम करते रहोगे, बट उसका बेनिफिट आपको अभी नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से धीरे धीरे कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करते जाओगे 5th ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद कॉमन साइज, जैसे प्रीवियस रीडिंग में बात की थी कॉमन साइज पी एंड एल की, यहाँ पे हम बात करते हैं बैलेंस शीट की और फाइनेंशियल रेशियोज की। पी एंड एल के अंदर हमने 100% ऑफ रेवेन्यू के बेसिस पे, उसके जो रेवेन्यू के बेसिस पे सबको परसेंटेज आउट कर दिया था, और हम मान के चलते हैं कि अगर रेवेन्यू 100% है तो उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, परचेज कितने, एक्सपेंसिस, नॉर्मल एक्सपेंसिस कितने, फिक्स एक्सपेंसिस कितने, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सब हम देख सकते हैं। ऐसी बैलेंस शीट हम देखते हैं कि टोटल एसेट्स में से हम यहाँ पे किसको पकड़ेंगे,
टोटल एसेट को पकड़ेंगे, टोटल एसेट्स में से किस किस की कितनी परसेंटेज है, नॉन करंट एसेट कितने हैं जिसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल कितने हैं, करंट एसेट कितने हैं, नॉन करंट लायबिलिटी की परसेंटेज क्या है, इक्विटी की परसेंटेज क्या है। सो यहाँ पे हम जो करते हैं इसका एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट लेके चलते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी कंसिडर कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे नॉन करंट एसेट लेट्स सपोज 40% से 50% शिफ्ट हो गए, या फिर दूसरी फर्म के साथ भी मैं ये चीज कंपेयर कर सकता हूँ। इसका एग्जांपल हमारा टोटल एसेट का ये हो गया कि फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, अदर एसेट की ये परसेंटेज हमारी फर्म में चल रही है। या दूसरे एज कम्पेयर टू यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी ए की, कल के दिन में यहाँ कंपनी बी करके उनकी वैल्यूज लिख के मैं अक्रॉस द फर्म भी अपनी कंपैरिजन करना चाहूँ, एनालिसिस करना चाहूँ इस तरीके से, तो वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम आगे बात करते हैं रेशियोज एनालिसिस, जो कि लास्ट पार्ट है। रेशियो एनालिसिस बोलते हैं कि करंट रेशियो, सबसे पहले करंट रेशियो पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि बात करते हैं कि आपके पास कितनी डेट, शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, हायर इज द बेटर अमाउंट, क्योंकि करंट लायबिलिटी जितनी हायर रेशियो होगी उतनी करंट लायबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी और करंट एसेट अमाउंट ज्यादा रहेगी। that is how you will be achieving the higher ratio of the current asset या current ratio, and current ratio जितनी higher the better। जब हम बात करते हैं क्विक रेशियो की, क्विक रेशियो के अंदर से ये इन्वेंट्री हटा देते हैं कि क्विक रेशियो के अंदर इन्वेंट्री का पार्ट हटा के जो करंट एसेट बचा, टोटल करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस रिसीवेबल्स, इसके अंदर इन्वेंट्री नहीं है, प्लस रिसीवेबल्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो जिसको हम बोलते हैं। एक होती है कैश रेशियो, दैट इज समथिंग प्योर कैश, यानी कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या फिर मैं बोल सकता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि आपकी फोकसिंग ऑन द कैश ओनली, आपकी कंजर्वेटिव लिक्विडिटी का देखा जाए, बिल्कुल प्योर कैश का मुझे बता दो कितना हिसाब है, वो आती है आपकी कैश रेशियो। फिर हम सबसे लास्ट पार्ट बात करते हैं सोल्वेंसी रेशियो को लेके। सोल्वेंसी रेशियो कहीं ना कहीं हम डेट की और इक्विटी की बात करने वाले हैं। सो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल इक्विटी की, टोटल इक्विटी में से लॉन्ग टर्म वाला मेन फोकस कितना है, ये लेवरेज बात करता है। तो अगर इक्विटी ज्यादा होगी और डेट कम होगा, सो लोअर इज लेस रिस्की, जितना लोअर होगा यानी डिनोमिनेटर बढ़ाने से, डेट को कम करने से आपकी ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगी, और जितनी कम होएगी उतना अच्छा होएगा। और टोटल डेट अपॉन इक्विटी, यानी टोटल, ये एक तरीके से ये हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, लेवरेज रेशियो निकाल रहे हैं कि इक्विटी और डेट में क्या कंपैरिजन है। सो ये हम बोलते हैं कि असेस करते हैं ओवरऑल लेवरेज, इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म डेट को भी इंक्लूड करते हैं। डेट रेशियो क्या होता है, डेट रेशियो यानी टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट अगर हम हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टेड है वो 1000 रुपए का है, जिसमें अंदर से आपने इसको फंड कर रखा है लायबिलिटी के थ्रू, लेट्स सपोज 600 से, तो आपकी जो लेवरेज रेशियो, जो डेट रेशियो है, दैट इज लायबिलिटी अपॉन प्रिंसिपल और द liability upon total asset, any proportion of the total asset financed by debt, lower the ratio, less financial risk, यानी कि जितना ये रेशियो कम होएगी यानी उतना मोर फंडेड हुआ इक्विटी के थ्रू, एंड जितना ये फाइनेंशियल रेशियो आपका कम हो रहेगा डेट रेशियो, उतना मोर फंडेड बाय इक्विटी एंड उतना लेस रिस्की होएगा। देन फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो कैसे होती है, दैट इज टोटल एसेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कितने टाइम्स आपके पास एसेट है, यानी shows the asset finance for the equity and debt combined, that is higher means more leverage, जितना ज्यादा ये रेशियो आएगी उतना यानी ज्यादा लेवरेज्ड है। So this was all about in this reading number 29। एक बार फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जिसने पूरी रीडिंग में थोड़ी बहुत नींद झपकी खाई है, वापस एक बार उठ के बैठ जाओ और एक बार देख लो कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। इंटेंजिबल एसेट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आइडेंटिफाइबल अनआइडेंटिफाइबल, कॉस्ट रिकॉग्नाइज करना है, रिवैल्यूएशन पे कर सकते हैं अगर आईएफआरएस बोलता है कि अगर मार्केट अवेलेबल है तो। डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस आएगी, कैपिटलाइज कर सकते हैं। चार कंडीशन दिमाग में फटाफट बोलो, फटाफट। हाँ बिल्कुल यही कंडीशन है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं गुडविल के लिए। गुडविल एक्विजिशन पे एक्वायर अगर की है तो वो रिकॉर्ड होएगी, वरना कोई रिकॉर्ड नहीं होएगी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक के लिए, एसेट एक के लिए लायबिलिटी। आईएफआरएस कुछ बोलता है, यूएस गैप कुछ बोलता है। यूएस गैप ने तीन चीजें बोल रखी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट और फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के अंदर दो क्लासिफिकेशन, एफवीटीपीएल, एफवीटीपी, ओसीआई। ये टर्मिनोलॉजी आईएफआरएस की है, बट देखा जाए तो वो ओसीआई को हिट करेगा या फिर पीएनएल को हिट करेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट बोले तो कोई भी ऐसा एसेट जो डेट या इक्विटी में कवर नहीं हो पाया। इक्विटी बोले तो कोटेड वाली, अनलिस्टेड वाली हिस्टोरिकल कॉस्ट में आएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट में आएगी तो ये सब मैंने वापस से एक बार नहीं बोल सकता मैं भी यहाँ पे, क्योंकि फटाफट ये एंड रिवीजन है, बट आपको वापस एक बार वीडियो अगर कोई डाउट है तो वीडियो में फटाफट से बैक करके वो देख लो। इलस्ट्रेशन देख ली, यूएस गैप हमने आईएफआरएस देख लिया। आईएफआरएस बोलता है तीन क्लासिफिकेशन, एमोर्टाइजेशन कॉस्ट, एफपीटीपीएल एंड एफपीटीपी, ओसीआई। तीन मेजर डिफरेंसेस क्या है आईएफआरएस और यूएस गैप के अंदर, कि आप इक्विटी को चाहो तो अवेलेबल फॉर सेल
क्लासिफाई कर सकते हो एफवीटीपीएल से उठा के। एफवीटीपीएल के अंदर आप किसी भी एसेट को क्लासिफाई कर सकते हो कि मुझे एफवीटीपीएल पे क्लासिफाई करना है, बट ये दोनों सिचुएशन क्या है, इरेवोकेबल क्लासिफिकेशंस हैं। या फिर अगर किसी का कोई सहारा नहीं तो एफवीटीपीएल बोलता है कि मैं दूंगा तेरे को सहारा। सो अगर आपका कोई भी क्लासिफिकेशन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट या एफवीटीओसीआई के अंदर नहीं हुआ तो हम एफवीटीपीएल के अंदर लेके उसको आ सकते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमने बात करी, नॉन करंट लाइबिलिटीज अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पे आएगी, फेयर वैल्यू अप्लाई होती है इन केस ऑफ द डेरिवेटिव्स एंड ट्रेडिंग लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, जब आपका जो इनकम टैक्स एक्सपेंस जो आ रहा है एज पर द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, एज पर द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द टैक्सेस पेबल एज पर द टैक्स अकाउंटिंग, सो इन दैट केस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। कॉमन साइज बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रेशियोज, कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर जैसे हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू से नापते हैं, टोटल रेवेन्यू से देखते हैं, ऐसे ही हम बैलेंस शीट के अंदर हर एक कंपोनेंट को टोटल एसेट से डिवाइड करके परसेंटेज टर्म्स में निकालते हैं। रेशियोज हमने लिक्विडिटी रेशियोज एंड द सॉल्वेंसी रेशियोज हमने देख ली। So this was all about reading number 29 and we are done and dusted. बहुत अच्छे से समझ आ चुका होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पोस्ट कर दो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को, एंड उसको हम अच्छे से पढ़ने की ट्राई करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ाई करने की, सॉल्व करने का उसको ट्राई करेंगे। ठीक है जी। तब तक जब तक वीडियोस आती हैं धीरे धीरे, जैसे हर 2-3 दिन बाद कोई ना कोई वीडियो आपके लिए अपलोड होती रहेगी, बट इन द मीन टाइम जो भी वीडियोस आप पढ़ रहे हो प्लस रिवीजन आपको चलते रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए खाली वीडियोस आएंगी तो रिवीजन होगा। वीडियोस आर हेल्पिंग यू आउट टू पुश, बट उसके अलावा भी आपकी मोटिवेशन हेल्प करेगी आपको। मेरा जो मोटिवेशन है या मेरा जो हेल्प है वो खाली 5% वर्क करेगा, बाकी 95% आपकी मेहनत वर्क करने वाली है। तो उसके लिए आप अपनी साइड से तैयारी रखते चलो, आप अपना रिवीजन करते चलो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो। जो भी रीडिंग हम बढ़ते जा रहे हैं उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। आई विल ट्राई कि मैं अपनी क्वेश्चंस की वीडियोस भी बनाऊं, बट अभी मेरा मेन फोकस रिवीजन कराने पे है। तो अभी आप क्या करो, आप रीडिंग के साथ साथ अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जो पास्ट रीडिंग्स हम कर चुके हैं, जो मेरी पुरानी वीडियोज है, उनको देख के अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो। आपको कुछ नहीं करना है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इतनी धीरे धीरे समझा के बना रहा हूँ, आप कुछ भी काम कर रहे हो, घर के ऑफिस जाते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, तो जस्ट प्लग इन द ईयरफोन्स, गाने से या कोई वेब सीरीज देखने के अलावा मेरे को सुन लो। ठीक है जी। मेरे को सुन लो थोड़ी देर, थोड़े दिन की बात है। उसके बाद आप जब पेपर दे लेना उसका टेंशन फ्री होकर जो देखना है, जितना टाइम वेस्ट करना है करते रहना, कोई मना ही नहीं कर रहा आपको। ठीक है जी। समझ आ गई बात। चलो रैप अप करते हैं। रीडिंग नंबर 29 समाप्त होती है, मिलते हैं अब रीडिंग नंबर 30 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।